नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जलवा साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीव के लक्षण क्या होते हैं, स्वपोषी जीव क्या होते हैं, परपोषी जीव क्या होते हैं और भी परपोषी जीव में सहभोगिता और सहजीविता, परजीविता, मृतोपजीविता क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्पाद क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं, आहार श्रृंखला के विषय में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 10% रूल क्या होता है, लिंडमान का नियम जिसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीव के लक्षण क्या होते हैं, कैसे समझेंगे कि ये वस्तु जीव है, ये पदार्थ कैसे समझेंगे कि जीव है। तो सबसे पहले जिस वस्तु में रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है, यानी अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता, यानी प्रजनन करने की क्षमता जिस वस्तु में होती है वो जीव होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल जिसमें प्रजनन ही करने की क्षमता होती है वही जीव कहलाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक चीज़ का एक ही लक्षण होता है, कई सारे लक्षण होते हैं। जैसे कि अभी आप लोग जीव को कहेंगे कि खच्चर होता है, उसमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। हाँ, ये बात सही है कि खच्चर में प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए जो है, अगर जो अभी हम बताएं इस नियम के अनुसार 100% तो कोई सही नहीं होता है। इस नियम के अनुसार ये गलत हो जाएगा, लेकिन हम तुरंत ही बोल दिए हैं कि केवल एक ही लक्षण नहीं होते हैं जीव के। देखिए, जो खच्चर होता है वो गधा और घोड़ी के क्रॉस से बनाया जाता है, इसलिए जो है उसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन वो भी जीव होते हैं। तो एक पहला लक्षण हो गया कि उसमें जो है प्रजनन के करने की क्षमता होनी चाहिए। और जो है दूसरा लक्षण है कि उसमें श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी निःश्वसन और निःश्वसन दोनों होना चाहिए, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों होना चाहिए, तभी जो है वो क्या जीव होते हैं। और दूसरा लक्षण होता है कि उसका वृद्धि और विकास होना चाहिए। वृद्धि और विकास, जैसे कि मान लीजिए अभी हम मोटे होंगे, पतले होंगे, वृद्धि करेंगे, यानी छोटे तो नहीं होंगे लेकिन बड़े होते जाएंगे, तो ये वृद्धि और विकास होता है। तो जिसमें वृद्धि और विकास होता है वो भी जीव होता है। और जिसमें ब्लड होता है, यानी ब्लड कहने का मतलब कि जिसमें प्लाज्मा और रुधिराणु पाया जाता है वो जीव होते हैं। ब्लड सर्कुलेट होना चाहिए जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये सभी जीव के लक्षण होते हैं। और जीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी और दूसरे होते हैं परपोषी। तो स्वपोषी जीव क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बना लेते हैं वो स्वपोषी जीव होते हैं। जैसे पेड़ पौधे, इन सभी जीवों में जो है क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, तभी जो है वो क्या अपना भोजन स्वयं बना पाएंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि जैसे ऊर्जा के मेन स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य से मान लीजिए अगर 100% किरण आ रही है तो उसमें से 50% जो है वो किरण क्या होती है, वायुमंडल से ही वापस लौट जाती है। हमारी पृथ्वी पर केवल 50% जो है क्या किरण पहुंच पाती है, जिसमें से उसी 50% में से कुछ मात्रा में, जैसे कि 0.2% कह सकते हैं, या ना के बराबर जो है क्या होता है, उसमें से फोटान किरण होता है। क्लोरोफिल उसी फोटान किरण को जो है अवशोषित करता है वो, और प्रकाश का संश्लेषण करके यानी अपने भोजन का निर्माण करता है। इसमें मेन जो है पेड़ पौधे ही आते हैं, क्योंकि उनके तने और पत्तियां में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है स्वपोषी जीव में। और दूसरा होता है परपोषी जीव। परपोषी जीव वो जीव होते हैं जो कि भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम मानव हुए या कोई गाय भैंस हुआ जो कि जानवर है, ये सभी दूसरे जीव पर निर्भर है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले धान गेहूं को उगाते हैं, लेकिन वो धान गेहूं पहले से उगा ही मिलता है। वो पहले से कैसे कि फोटान किरण के द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है। यानी कि ऊर्जा का स्रोत मेन कौन हो गया? सूर्य हो गया। लेकिन उसके द्वारा जो ऊर्जा आया धान गेहूं में, उसको हम लोग अवशोषित करते हैं। तो हम लोग तो जो है दूसरे ही जीव पर निर्भर रहते हैं, इसलिए जो है हम लोग क्या हुए? परजीवी हुए। तो जितने भी पेड़ पौधों के छोड़कर जितने भी जीव के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उन सभी जीवों को छोड़कर जितने भी जीव होते हैं वो परपोषी जीव होते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि स्वपोषी जीव और परपोषी जीव के बीच की कड़ी की ऐसा कौन सी जीव है जिसमें स्वपोषी और परपोषी दोनों की गुण पाया जाता है? तो वो आपका युगलीना होता है। युगलीना एक ऐसा जीव है
जो कि रात के समय में वो पृथ्वी पर गिरा, ज़मीन पर गिरा कोई भी वस्तु खा सकता है, और दिन के समय में वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकता है। ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सपोषी जीव और परपोषी जीव के बीच के कड़ी के ऐसा कौन सा जीव है, तो वो यूग्लिना होता है। अब परपोषी जीव जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सहजीविता, दूसरा होता है सहभोगिता, तीसरा होता है परजीविता और चौथा होता है मृतोपजीविता। सहजीविता को इंग्लिश में सिम्बायोसिस कहते हैं। पहले हम सहजीविता समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। तो दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें कि दोनों जीवों को लाभ मिले। जैसे कि अभी मैं आप लोग को एक एग्जांपल देने चल रहा हूँ। जैसे कि आपका एक पशु होते हैं गाय भैंस, और जो है बाहर से कुछ पक्षियाँ आती हैं, चिड़िया आती हैं, जो कि उनके अंदर एक कीट लगा होता है जिसे कि किलनी कहते हैं। देखिए कीट उसे कहते हैं जो कि वक्ष, सिर, वक्ष और उदर 3 भाग में बटे होते हैं। उनके जो है अधिकतर जो है 3 जोड़ी पैर होने चाहिए या तो 6 जोड़ी पैर होने चाहिए, तो वो कीट होते हैं। इसके विषय में हम कभी अलग से बात करेंगे। आज जो है हमारा टॉपिक सहजीविता होता है। अभी जो है ठंडी का मौसम है, सुबह सुबह जो है धूप निकलता है, तो जो है पशु जो होते हैं, जानवर, वो लेट जाते हैं आराम करने के लिए, और वहाँ पर पक्षी आते हैं, उस किलनी को निकाल लेते हैं। उस किलनी को निकालते हैं तो पक्षी को ये लाभ हुआ कि उसका पेट भर जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, और जो है पशु को ये लाभ हुआ कि उसका शरीर साफ हो जाता है। तो एक तरफ से देखेंगे कि दोनों ही जीव को लाभ हो रहा है। तो इन दोनों जीवों के बीच का संबंध जो है सहजीविता कहलाता है। लेकिन इसी जीव को सहजीवी कहते हैं। जैसे आप और हमारे में क्या रिलेशन है, तो एक शिक्षक और एक विद्यार्थी का रिलेशन है। लेकिन अगर आपको कहा जाएगा कि आप कौन से जीव हैं, तो आप जो है क्या हुए, आप जो है सहजीवी जीव हुए। और हम क्या हुए, हम भी सहजीवी जीव हुए। हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमें पैसा मिल जा रहा है, आप हमसे इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको जो है नॉलेज मिल जा रहा है। तो देखेंगे तो एक दोनों को जो है लाभ ही मिल रहा है। तो जब दोनों जीव को लाभ मिले तो वो सहजीवी होता है, जिसे कि सिम्बायोसिस कहते हैं। हमारे यहाँ प्लस लिखने का और यहाँ माइनस लिखने का कारण यही है कि माइनस जो है निगेटिव दर्शा रहा है, प्लस जो है पॉजिटिव दर्शा रहा है। यानी जो है माइनस हानि दर्शाता है और प्लस जो है लाभ दर्शाता है। अब दूसरा जो है हमारा वो सहभोगिता है, जिसे कि हम इंग्लिश में कॉमन सिलिज्म कहते हैं। देखिए सहभोगिता वो जीव होता है, देखिए यहाँ पर भी जो है एक प्लस लिखा हुआ है और एक 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 0 का मतलब कि एक को कोई लाभ नहीं होता है। तो ऐसे दो जीवों के बीच का संबंध जिसमें कि एक जीव को लाभ मिले और एक जीव को ना तो लाभ मिले और ना ही हानि मिले, तो ऐसे जीव के बीच का संबंध को हम क्या कहते हैं, सहभोगिता कहते हैं। लेकिन ऐसे जीव को जो है हम क्या कहेंगे, सहभोगी जीव कहेंगे। तो कैसे जीव को, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देने चल रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देखे होंगे गांव वगैरह में कि या कहीं पर भी जो है एक महुआ का पेड़ होता है, उस पर जो है पीपल का पेड़ उग जाता है। लेकिन क्या वो पीपल का पेड़ जो है उस महुआ के द्वारा अपना भोजन प्राप्त नहीं करता है, इसलिए जो है महुआ को कोई हानि नहीं होता है। लेकिन उस पीपल को लाभ होता है। यह लाभ होता है कि उसके ऊपर उसे आश्रित रहने का क्या मिल जाता है, जगह मिल जाता है, स्थान मिल जाता है। और वो जो है एक मेलानिन ऊतक होता है, उसके द्वारा वो क्या कर लेता है, अपना पोषक तत्व अवशोषित कर लेता है। इसलिए जो है महुआ को लाभ नहीं होता है, ना तो हानि होता है, और लेकिन उस पीपल के पेड़ को जो है लाभ होता है। तो इसमें एक को लाभ होता है और एक को हानि होता है। और एक एग्जांपल आप लोग को दे दूँ, जैसे कि देखे होंगे आपकी छोटा बच्चा होता है और एक उनके माता पिता होते हैं। जब वो छोटा बच्चा रूठ जाता है तो उनके माता पिता उसे कंधे पर बैठा लेते हैं या तो गोद में ले लेते हैं, खिलाते हैं। उस बच्चे को यह लाभ होता है कि उसे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। लेकिन जो उसके माता पिता होते हैं उनको ना तो मज़ा आता है और ना ही हानि होता है। चलो भाई तुम खेलते हो, हम खिलाएंगे, तो वो खेलता है। तो इसीलिए जो है ये सहभोगिता होता है। इसमें केवल एक ही जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा परजीविता, जिसे इंग्लिश में पैरासिटिज्म कहते हैं। तो ये जो है ये भी जो है, इसमें क्या होता है कि दो जीवों के बीच का ऐसा रिलेशन जिसमें एक जीव को लाभ हो और एक जीव को हानि हो। तो ऐसे जीव जो है क्या कहलाते हैं, ऐसे जीव जो है परजीवी कहलाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का संबंध जो है वो परजीविता कहलाता है। इसी में बहुत लोग
कंफ्यूज हो जाते हैं कि सहजीविता क्या है और सहजीवी क्या है, परजीविता क्या है और परजीवी क्या है। तो ऐसे दो जीवों के बीच का रिलेशन जिसमें एक जीव को लाभ हो और एक जीव को हानि हो, तो इन दोनों के बीच का संबंध जो है परजीविता कहलाता है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक जीव को परजीवी कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम हैं, मान लीजिए हम भी कोई जीव हैं, किसी को हानि पहुंचाएंगे तो हम जो है परजीवी हो जाएंगे। कौन सी जीव हो जाएंगे? परजीवी हो जाएंगे। तो ये परजीवी जीव होते हैं। इसमें केवल एक को लाभ मिलता है और दूसरे को हानि मिल जाता है। जैसे कि आप लोग को मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि किसको हानि होता है और किसको लाभ होता है। जैसे कि अभी मैं आपको सहजीविता में बताया एक एग्जाम्पल की जो है पशु के किलनी लगी होती है और उसे पक्षी खा जाती है तो पक्षी को लाभ हो जाता है, उधर पशु को लाभ हो जाता है। लेकिन वही किलनी अगर जो है पशु को लगी रही तो पशु का वो ब्लड खींच लेगी और वो अपना भोजन प्राप्त कर लेगी। तो जो किलनी है वो क्या करेगा? वो अपना भोजन प्राप्त कर लेगा, उसे लाभ हो जाएगा। लेकिन वही जो पशु है उसके अंदर से वो ब्लड खींच लेगा तो उसे हानि हो जाएगा। तो इन दोनों जीवों के बीच के संबंध में अगर आप लोग देखेंगे तो क्या परजीविता है, जिसमें से कि मैं अभी पक्षी और एक पशु का बात किया तो उसमें पक्षी जो है सहजीविता था और इसमें जो है किलनी क्या है? परजीविता है। तो ये सभी जो है परजीविता होता है। अब मृतोपजीविता क्या होता है? तो दो ऐसे जीवों के बीच का संबंध जिसमें केवल एक ही जीव बचा होता है, एक मर जाता है, तो उस मरे हुए जीव से वो अपना भोजन प्राप्त करे तो वो मृतोपजीविता होता है। इन दोनों जीवों के बीच का रिलेशन। लेकिन अगर उस जीव के विषय में हम बात करेंगे तो वो होता है मृतोपजीवी। जैसे कि कोई कीटाणु वगैरह होते हैं, जीवाणु वगैरह होते हैं। जैसे कुछ चीज़ मान लीजिए कुत्ता ही मर गया तो उसको सड़ाने का काम कौन करेगा? जीवाणु वायरस कवक करेंगे। तो वो तो कुत्ता मर गया है, वो मर गया तो उसे इसीलिए हम नहीं लिखे हैं, उसे हटा दिए हैं। इसीलिए उसको ना तो पॉजिटिव दिए, ना तो निगेटिव दिए, ना तो शून्य दिए। लेकिन एक को लाभ हो रहा है। वो कौन लाभ हो रहा है? किसको? वो जीवाणु है, जो उसमें जीव है, जो सड़ाने का काम कर रहा है। वो उसको सड़ाकर उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, यानी कि उसको लाभ हो जाता है। इसीलिए ये जो है मृतोपजीविता होता है। लेकिन इसी जीव को हम मृतोपजीवी कहेंगे। जैसे भी कोई भी जीवाणु हो गया, जीवाणु, कवक, वायरस, ये सभी जो सड़ाएंगे, जो अपना भोजन केवल मरे हुए कोशिकाओं से प्राप्त करेंगे, वो जीव जो है मृतोपजीवी कहलाएगी। लेकिन उन दोनों जीव के बीच का संबंध जो है मृतोपजीविता कहलाएंगे। तो दोस्तों अब हमारा रह गया फूड चेन। तो चलिए दोस्तों अब हम फूड चेन देखते हैं। देखिए आहार श्रृंखला क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव के द्वारा भोजन प्राप्त करना। भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा के लिए। तो ऊर्जा प्राप्त करने से जो ये चेन बनता है उसी को हम फूड चेन कहते हैं। जैसे कि बकरी क्या करती है? पेड़ पौधे को खाती है। बकरी को मानव खाते हैं, कुत्ता खाते हैं। फिर कुत्ते, बिलार को और जो हम हैं मानव, इसमें जो है क्या होता है कि हम लोगों को कौन खा जाता है? शेर खा जाता है। तो इसी को जो है हम क्या कहते हैं? फूड चेन, जिसे कि हिंदी में आहार श्रृंखला कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उत्पाद क्या होता है। आपको पता है कि जो सूर्य का मेन स्रोत है, ऊर्जा का मेन स्रोत कौन है? ऊर्जा का मेन स्रोत कौन है? सूर्य है। इसी सूर्य के द्वारा क्या निकलती है? किरणें निकलती हैं, जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल। उसको जो है पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं उसी किरण को, और वो क्या बनाते हैं? वो भोजन बना लेते हैं, जिससे कि ऊर्जा निकलता है। उसके बाद फिर उस पेड़ पौधे को कौन खाता है? जैसे कि पेड़ पौधे में आपका आ गया घास घूस आ गया, और आपका अनाज वाली फसलें आ गई, जितने भी दलहनी फसलें हैं ये सभी आ गई। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी उत्पाद होते हैं। जो ऊर्जा का निर्माण सर्वप्रथम करता है वही उत्पाद होते हैं। तो सर्वप्रथम पेड़ पौधे ही करते हैं क्लोरोफिल के माध्यम से, तो वो उत्पाद होता है। तो उसके बाद इस उत्पाद को जो है उपभोक्ता ग्रहण करता है। तो जितने भी अनाज खाने वाली फसलें हैं या कुछ भी जितने भी पेड़ पौधे हैं, इन सब को खाने वाले, इन सब के द्वारा जो है ऊर्जा प्राप्त करने वाले उपभोक्ता वह होते हैं। जो कि ये उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, इसके विषय में अभी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो अभी हम क्या देखते हैं? हमारा मेन फोकस होना चाहिए उत्पाद और उपभोक्ता। जो ऊर्जा का निर्माण करता है वो उत्पाद होता है। इसमें अत्यधिक आपका जो है पेड़ पौधे आते हैं। इसमें कौन आते हैं? आपका अत्यधिक पेड़ पौधे आते हैं। उसके बाद इन पेड़ पौधों को ग्रहण करने वाले भोजन के रूप में जितने भी जीव हैं वो सभी उपभोक्ता हैं। वो चाहे हम हों या चाहे शेर हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे आपका कोई अन्य जानवर हो,
वो सभी किस में आते हैं, वो सभी उपभोक्ता में आते हैं। आपको इसमें जो है गाय भैंस भी आ सकती है, बकरी भी आ सकती है, हिरन ऊँट सभी चीज़ आ सकते हैं। उसके बाद अपघटक क्या होता है, अपघटक को इंग्लिश में डिकम्पोजर कहते हैं, उपभोक्ता को इंग्लिश में जो है कंज्यूमर कहते हैं, उत्पाद को इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहते हैं। तो प्रोडक्ट यहाँ से आप देखेंगे कि आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट से उत्पाद जो है ये प्रोड्यूसर होता है। उसको बाद प्रोड्यूसर को ग्रहण करने वाला भोजन के रूप में कंज्यूमर होता है। इन दोनों को खाने वाला कौन होता है, अपघटक। लेकिन ये जीवित नहीं खाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें आपका क्या आता है, बकरी आ गया, मानव आ गए, शेर आ गए, कुत्ता बिल्ली, इन सभी को मरने के बाद सड़ाने का काम करना अनिवार्य है। इन सभी के मरने के बाद जब सड़ता है तो उसके द्वारा कुछ जीवाणु वगैरह होते हैं जो कि अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे हम डिकम्पोजर कहते हैं। क्या, हिंदी में उसे अपघटक कहते हैं। उसके बाद देखेंगे आपकी कि ये जो उत्पाद है, पेड़ पौधे भी जब गिर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसमें भी जो है सड़न लग जाता है, घुन लगता है, जिसके द्वारा कि क्या, कोई न कोई जीव उन्हें सड़ाता होगा तो उनके द्वारा वो भोजन प्राप्त करता है। तो वो आपका क्या होता है, वो आपका अपघटक होता है। अब देखिए, आपको हम उत्पाद बता दिए क्या है, उपभोक्ता बता दिए क्या है, अपघटक बोल दिए क्या है। तो उपभोक्ता जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपका पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी जीव होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो कि आपका शाकाहारी जीव होते हैं। जैसे आपका बकरी हो गया, और बकरी के साथ साथ आपका गाय भैंस भी आ जाते हैं, क्योंकि वो भी जो है पेड़ पौधे को खाती हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो कि इस प्राथमिक उपभोक्ता और जो है उत्पाद कहने का अर्थ है कि पेड़ पौधे, इन दोनों को खाने वाला जीव जो है वो कौन होता है, वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, जो कि ये सदैव क्या होते हैं, सर्वाहारी जीव होते हैं। जैसे कि आपका इसी में मानव आ जाता है। मानव जो है पेट भरने के लिए अनाज खाता है, वही स्वाद वगैरह बढ़ाने के लिए वो मांस को खा लेता है, तो ये भी सर्वाहारी हो जाता है। वही प्रक्रिया जो है कुत्ता में होता है, वही प्रक्रिया बिल्ली में होता है। यानी कि मांस को भी खाने वाला जीव और जो है पेड़ पौधों यानी उत्पाद को भी खाने वाला जीव सर्वाहारी होता है, जो कि द्वितीयक उपभोक्ता में जाता है। उसके बाद आपका तृतीयक उपभोक्ता आता है। इसमें आपका जो है मांसाहारी जीव आते हैं। इसमें आपका शेर आता है। ये शेर उत्पाद को नहीं खाएगा, जो आपका पेड़ पौधा है इसको मांसाहारी जीव पेड़ पौधों को नहीं खाते हैं, यानी उत्पाद को नहीं खाते हैं। ये केवल क्या करते हैं, ये केवल जो है प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता ही को ही ग्रहण करता है। कौन, तृतीयक उपभोक्ता, जिसमें कि आपका क्या आ जाते हैं, शेर आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका उपभोक्ता। उपभोक्ता आपका कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। उसके बाद अब इसी में हम देख लेते हैं कि 10% रूल क्या होता है। क्या, 10% रूल। ये 10% रूल को जो है लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इसे लिंडमान का नियम कहते हैं। किसको, 10% रूल को। उन्होंने यह बताया कि जब एक जीव से दूसरे जीव के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है तो उसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो केवल 10% होता है। जैसे सूर्य से मान लीजिए ये सूर्य से किरणें आती हैं, तो पेड़ पौधे इसको क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 100% ऊर्जा का निर्माण हुआ कहाँ पर, उत्पाद में, तो ये इस उत्पाद को जो है उपभोक्ता ग्रहण करेगा। उपभोक्ता में इसका 100% का 10% कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये जो है यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 10% हो जाएगा। उसके बाद जब ये उपभोक्ता से अपघटक में जाएगा तो 10% का 10% कितना होगा, 1% होगा। यानी जितना आगे आप बढ़ेंगे उतना आगे जो है ये 10% कम होता जाएगा। ये केवल ऊर्जा में होता है। इसी का उल्टा जो है पॉइजन होता है, जिसे कि जहर कहते हैं। लिंडमान ने एक चीज़ और बताया कि जो ऊर्जा है, हम जितनी स्टेप आगे बढ़ेंगे, जैसे उत्पाद में 10% आएगा, इसके बाद जो है उपभोक्ता में 10% आएगा, और जो है ये अपघटक में 10% आएगा। यानी ये 10% कम होता जाएगा जितना स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये किस में होता है, ये ऊर्जा में होता है। किस में, ऊर्जा में होता है। लेकिन अगर हम यही चीज़ अगर पॉइजन में देखेंगे,
पॉइजन यानी अगर जहर में देखेंगे विषैले पदार्थ में, तो वो 10% ज़्यादा बढ़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये उत्पाद है, ये उत्पाद में अगर जो है 1% क्या आया, जहर आया, 1% पॉइजन आया, तो इसके बाद जो उपभोक्ता हैं, इस उपभोक्ता को अगर ये ग्रहण करे, ये इस उत्पाद को ये उपभोक्ता ग्रहण करेंगे, तो इसमें जो है 10% का 1% का 10% कितना होगा, 10%, यानी ये इसमें बढ़ जाएगा। ये किस में है, ये पॉइजन में है। और यही अगर इसको अपघटक खाएंगे तो ये अपघटक में जो है ये कितना बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। लिंडमान ने यही दिया, इसी को 10% रूल कहते हैं कि क्योंकि 10% ये घटता है और 10% बढ़ता है। जो ऊर्जा है वो 10% जो है कम होता जाता है, जो पॉइजन है वो 10% बढ़ता जाता है। यही लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने कहा, जिसे कि 10% रूल कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, उत्पाद वगैरह 10% रूल आप लोग समझ गए। अब हम समझते हैं कि पिरामिड क्या होता है। जैसे कि पिरामिड हम आपको बताएंगे कि जैसे कि जो स्थल है इसमें कौन से जीव अधिक रहते हैं, उत्पाद ज़्यादा रहता है कि उपभोक्ता ज़्यादा रहते हैं कि अपघटक रहते हैं। उसके बाद मरुस्थल जीव में हम बताएंगे कि मरुस्थल में कौन से जीव अधिक रहते हैं और जल में कौन से जीव अधिक रहते हैं। इसका हम पिरामिड बनाकर आप लोग को समझाएंगे। देखिए दोस्तों, तो आपको हम अपघटक, उपभोक्ता और उत्पाद तीनों बता दिए हैं कि उत्पाद क्या होते हैं। सूर्य से ऊर्जा बनाने वाले उत्पाद होते हैं, उस ऊर्जा को ग्रहण करने वाले यानी भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जो उपभोक्ता होते हैं। इन दोनों को मरने के बाद, सड़ने के बाद जो ऊर्जा ग्रहण करने वाले जीव होते हैं वो अपघटक होते हैं। ये हम आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं कि स्थल में उत्पाद ज़्यादा रहते हैं, कौन से जीव ज़्यादा रहते हैं, कौन से जीव कम रहते हैं। तो सबसे पहले हम स्थल में देखेंगे, फिर मरुस्थल और महासागर में देख लेंगे। तो ये स्थल का पिरामिड है। तो स्थल में सबसे ज़्यादा जीव जो होते हैं वो उत्पाद होते हैं। उत्पाद जैसे कि ये हमारा ज़मीन क्या है, स्थल है, जहाँ पर लोग रहते हैं वो स्थल है। तो स्थल में अनाज, गेहूँ यानी पेड़ पौधे अधिक होते हैं। तो इसीलिए जो है ये देखिए, ये यहाँ पर लंबा है और ये चौड़ा भी है, इसका मतलब कि उत्पाद अधिक है। उसके बाद उपभोक्ता यानी कि उस पेड़ पौधों को खाने वाले जीव कम है। किससे कम है, उत्पाद से, यानी पेड़ पौधे से कम संख्या किसकी है, मानव की, इसलिए जो है उपभोक्ता होते हैं। और उसके बाद अपघटक, इन दोनों से कम जो है अपघटक होते हैं। जैसे कि छोटे छोटे जीव जो हैं, अभी जो कोरोना वायरस है मान लीजिए, इसको अगर हम एकत्रित करेंगे तो ये हल्का ही बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना। लेकिन ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, अपघटक है। यानी कि स्थल में सबसे अधिक उत्पाद होते हैं, उसके बाद उपभोक्ता है होते हैं, उसके बाद जो है कौन है, अपघटक हैं। अब हम देखते हैं मरुस्थल और महासागर में सबसे ज़्यादा जीव कौन से होते हैं। तो जो मरुस्थल है इसमें जो उत्पाद है ये सबसे कम होता है। जो मरुस्थल मान लीजिए, अभी आप राजस्थान, रेगिस्तान वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर जो है पेड़ पौधे आपको कम मिलेंगे। या आप महासागर जैसे जल में जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है पेड़ पौधे कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे, क्योंकि उसमें जो है आपकी पोषक तत्व वगैरह की बहुत कमी होती है, इसीलिए जो है वो नहीं मिलते हो। तो उत्पाद क्या होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, स्वयं भोजन बनाता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका जो है उत्पाद होता है। उत्पाद मरुस्थल और महासागर में कम होता है। उपभोक्ता क्या होता है, इसी उत्पाद को ग्रहण करने वाले जो उपभोक्ता होते हैं, इस उत्पाद से अधिक उपभोक्ता होते हैं। राजस्थान में अनाज की कमी होगी, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते होंगे, लेकिन वहाँ पर मानव तो रहते हैं, जीव तो रहते हैं, उन लोग को खाने की कमी होगी कि नहीं होगी। तो वो उपभोक्ता है, यानी कि उत्पाद से ज़्यादा उपभोक्ता होते हैं। और इन उपभोक्ता से ज़्यादा अपघटक होते हैं। जो अपघटक होते हैं वो क्या करते हैं, इन उपभोक्ता और इन उत्पाद को खाते हैं। तो यानी कि अपघटक की संख्या ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है, तब तो यहाँ पर उत्पाद और उपभोक्ता दोनों कमी होगी, इसीलिए जो है क्या, अपघटक होते हैं। तो ये क्या होता है, मरुस्थल और महासागर में उत्पाद की मात्रा कमी होती है, उसके बाद उपभोक्ता होती है, उपभोक्ता जो है उत्पाद से ज़्यादा होता है, उसके बाद उपभोक्ता जो है उपभोक्ता से ज़्यादा कौन होता है, अपघटक होता है। तो ये हमारा है पिरामिड। पिरामिड आप लोग याद कर लीजिएगा, स्थल का पिरामिड इस प्रकार से बनता है और जो है अपघटक का पिरामिड, मरुस्थल का पिरामिड इस प्रकार से बनता है। तो हम आपको 10% रूल बता दिए, ये सभी बता दिए। तो अब हम निष्कर्ष कर लेते हैं कि आज
इस वीडियो में हम टोटल कितना बात किए हैं। सबसे पहले हम जीव देखें कि जीव के लक्षण क्या होते हैं। जिसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है वो जीव होते हैं। जिसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है वो जीव होते हैं। जिसमें ब्लड पाया जाता है, प्लाज्मा और रुधिराणु, वो जीव होते हैं। जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है वो जीव होते हैं। ये सभी जीव के लक्षण होते हैं। उसके बाद जीव दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी जीव और परपोषी जीव। जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं वो क्या होते हैं, वो स्वपोषी जीव होते हैं। और जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए वो परपोषी होते हैं। अब परपोषी जीव जो है कई प्रकार के थे। तो सबसे पहले उसमें था सहजीविता। सहजीविता जो है ये एक दूसरे जीव के बीच का संबंध है। तो देखिए ऐसे दो जीवों के बीच के संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ हो वो क्या होता है, सहजीविता होता है। ऐसे दो जीवों के बीच का संबंध जिसमें केवल एक ही जीवों को लाभ होता है और एक जीव को ना तो लाभ हो ना हानि हो, वो सहभोगिता होता है। और दो जीवों के बीच का ऐसा रिलेशन जिसमें कि एक जीव को फायदा हो और दूसरे जीव को नुकसान हो, यानी एक जीव को लाभ हो दूसरे जीव को हानि हो, तो वो आपका परजीविता होता है। और जो है दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें केवल एक ही जीव रहता है, जो कि दूसरा जीव मर गया होता है तो उसके द्वारा जो भोजन प्राप्त करता है, उन दोनों जीवों के बीच का संबंध जो है मृतोपजीविता कहलाता है। उसके बाद जो है हम उत्पाद देखें कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा यानी जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो सभी जीव उत्पाद होते हैं। उसके बाद हम देखें कि उपभोक्ता क्या होते हैं। उस उत्पाद को ग्रहण करने वाला उपभोक्ता होता है जो कि सर्वाहारी होता है। उसके बाद तीसरा आया कि अपघटक। अपघटक जो है वो उत्पाद और उपभोक्ता दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, लेकिन वो मरने के बाद ग्रहण करता है, इसलिए जो है वो अपघटक होता है। तो जो उपभोक्ता है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीयक उपभोक्ता और एक तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी जीव होता है, जैसे कि गाय भैंस बकरी वगैरह। और जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है वो सर्वाहारी होता है, जैसे कि मानव हो गए और कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, ये सभी जो है सर्वाहारी जीव होते हैं। और जो तृतीय उपभोक्ता होता है वो केवल मांसाहारी होता है, जैसे कि शेर होता है। शेर मानव को खा सकता है लेकिन मानव शेर को नहीं खा सकता है। तो ये क्या है, ये आपको जो है उपभोक्ता हो गया। उसके बाद 10% रूल देखें। 10% रूल को लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए उसे लिंडमान का नियम कहते हैं। लिंडमान ने बताया यदि ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो जितना स्टेप आगे बढ़ेंगे उत्पाद से उपभोक्ता की ओर और उपभोक्ता से अपघटक की ओर जाएंगे तो इसमें 10% ऊर्जा की हानि होती है। लेकिन वही अगर पॉइजन रहेगा, जहर रहेगा, विषैला पदार्थ रहेगा, तो अब जितना स्टेप हम आगे जाएंगे, जैसे उत्पाद से उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक गए, तो इसमें जो है 10% की बढ़ोतरी होती है, यानी 10% अधिक स्थानांतरण होता है। तो ये कौन नियम दिए, ये लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने दिया। और देखिए ये तो हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया 10% रूल वगैरह। अब हम दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।